गाइस, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में जरूर आएंगे। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आई कैन गारंटी दैट यू विल बी क्लोज टू दोस पासिंग मार्क्स जिसके पीछे आज आप भाग रहे हो। एसएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया और वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यू विल डेफिनेटली पास बाय फ्लाइंग कलर्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद दोज फ्रेंड्स जिनको इसकी सख्त जरूरत है। ये टाइम है गाइस एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को ऊपर उठाने का। याद रखना, कंपार्टमेंट एग्जाम इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर इन लाइफ, इट इज जस्ट अ साइन कि आपको एक और बार ट्राई करना है, एक और बार आपको चांस मिला है तो उसमें आपको अच्छे रंगों से पास होना है। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। वेदांतु और 9th और 10th चैनल आपके साथ है एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम है 22 जुलाई को, सो आपको मेक श्योर करना है कि इन जो 2-3 दिन आपके पास बाकी है उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके निकल जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, Describe any steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में क्या एस्टैब्लिश होती थी? मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? जिसमें राजा का राजपाट था, राजा की बात ही मानी जाती थी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है राजा को हटा दिया गया और वहाँ पर जो है एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हुआ। नेशन स्टेट क्या होता है? एक राष्ट्र एस्टैब्लिश हुआ। राष्ट्र होता है जहां पर लोगों के हाथ में पावर होती है, वो अपनी सरकार चुनती है ना। एक प्रॉपर बाउंड्री होती है। पहले क्या होता था? राजा की अपनी टेरिटरी होती थी, लोगों में आपस में कोई जो है अपनापन नहीं होता था। पर नेशन स्टेट एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें आपस में अपनापन होता है। तो फ्रांस में नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हुआ। अच्छा, नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ कुछ सिंबल्स जो है यूज किए जाते हैं। जैसे इंडिया में हम सब एक दूसरे को इंडियंस क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे पास एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, एक मैप है, एक फ्लैग है, एक भाषा, एक वंदे मातरम करके हिम है ना। तो अलग अलग तरीके से हम एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि हम सब एक ही राष्ट्र के पार्ट है उसको सिंबलाइज करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो फ्रांस में ऐसे कौन से सिंबल्स यूज किए गए, इसको याद करके जाना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। उसके बाद कुछ कुछ सिंबल्स यूज किए गए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सबसे पहले 2 चीजें आपको याद रखनी है, ले पराठा और ला चटनी। मतलब ले पेत्री और ला सिटोयन, नहीं ले पेत्री, हाँ ले पेत्री और ला सिटोयन। ले पेत्री होता है फादरलैंड, जैसे इंडिया हमारी माता है ना, भारत हमारी माता है, वैसे ही फ्रांस वहां पर पिताजी माना जाता है, राइट। तो फ्रांस वाज नोन एज अ फादरलैंड, दैट इज ला पात्री। एंड जो सिटीजन्स थे वहां के उनको जो है सिटोयन या सिटीजन की तरह बुलाया गया। ठीक है, तो ले सिटोयन। उसके बाद एक ट्राई कलर फ्लैग एस्टैब्लिश किया गया विच सिंबलाइज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, इक्वालिटी होती है समानता, फ्रेटर्निटी होती है आपस में भाईचारा, राइट। उसके बाद वहाँ जो स्टेट जनरल थी, एक तरीके से पार्लियामेंट समझ लो आप, उसको जो है रीनेम किया गया एज द नेशनल असेंबली, राइट। फिर न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन। ओथ्स मतलब प्रॉमिसेस कि भाई हम एक देश के, हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। मार्टियर्स मतलब जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में मरे थे वो शहीद हो गए ना, है ना, तो उनको जो है एक तरीके से सम्मान दिया गया, राइट। इसके बाद ये बोला गया कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करेंगे। देखो, एक राष्ट्र को होगे तो एक करेंसी होनी चाहिए, एक तरीके का वेट्स और मेजर्स होना चाहिए। 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, यू नो, सबको मानना चाहिए ये बात। 1000 ग्राम्स 100 ग्राम्स, पता ना, राइट। तो एक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। फ्रेंच एज अ लैंग्वेज जो है उसको लाया गया इन द एंटायर नेशन, सो दैट लोग एक भाषा बोलेंगे तो आपस में जो है भाईचारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपको याद रखने, इसमें से 4 भी याद करोगे काफ़ी है, बट याद करके प्लीज़ जाना ये क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, What was the main reason to withdraw the non-cooperation movement? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था विद खिलाफत। ठीक है, इसको लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने 1921 में
जिसमें उन्होंने बोला था कि ठीक है हम लोग ये जो मूवमेंट है ये लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे, उनको टैक्सेस नहीं देंगे, तो एक तरीके से हम लोग जो मतलब ब्रिटिशर्स का सपोर्ट है उसको हटा रहे हैं। एंड दैट वाज द मेन लॉजिक बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत अच्छा चल रहा था ये मूवमेंट, लेकिन ये मूवमेंट वायलेंट हुआ। देन यू विल टॉक अबाउट द वेरी फेमस चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, आप कहोगे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से जो काफ़ी वायलेंस हुआ, काफ़ी पुलिसमैन को जो है प्रोटेस्टर्स ने मार दिया, जिसकी वजह से गांधी जी फेल्ट दैट इंडियंस वर नॉट रेडी फॉर अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट, राइट। दैट हैपेंड इन 1922 वेयर 22 पुलिसमैन वर किल्ड। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, Gandhi was vehemently against the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919, popularly known as Rowlatt Act. Elaborate. अच्छा, Rowlatt Act, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तीनों अच्छी तरीके से करके जाना है। ये तो करना ही करना है, चाहे आप गाइस हिस्ट्री में ना 2 चैप्टर्स करके जाओ बस, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको पास होना है ये दोनों चैप्टर्स के काफी है, बाकी चैप्टर्स ना ही भी करो कोई बात नहीं, उस पर इतना ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है राउलेट एक्ट पे। तो सबसे पहले आप बोलोगे राउलेट एक्ट था क्या, तो आप कहोगे कि 1919 में एक राउलेट एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये जो एक्ट पास किया, इसके अंतर्गत सरकार के पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी टू अरेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर 2 years विदाउट ड्यू ट्रायल। मतलब आपको जेल में डाल दिया जा सकता है 2 सालों तक विदाउट ट्रायल, विदाउट दलील, है ना। दलील नहीं कर सकते आप, वकील नहीं हायर कर सकते, राइट। आपको जेल में रहना पड़ेगा 2 साल तक। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडियंस के, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट था ये मूवमेंट, ये लॉ, इसीलिए रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए गए एंड काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी क्लोज डाउन की गई, राइट। दोज आर द 3 questions फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ लेट्स कम टू सिविक्स। क्वेश्चन 4, why do we feel that democracy is a better form of government than any other form of government? Very important. Please, ये आएगा, गारंटी है मेरी, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन जरूर आएगा। और सबसे आसान है, लोकतंत्र क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो आप कहोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि 1, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनका एक प्रॉपर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक होती है। जैसे लेट्स से आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें कोई रूल्स नहीं है, आप कहोगे ये कैसा खेल है, कुछ भी हो रहा है ना। आप उस गेम पे ही भरोसा नहीं करोगे, आज मैं बोल रही हूँ तुम जीते है, कल मैं बोल रही हूँ मैं जीती, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट जब कोई प्रॉपर रूल्स होते हैं तब आपको उस पर भरोसा होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक प्रॉपर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट ज्यादा होता है लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। ठीक है, दूसरा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो अगेन लोगों को भरोसा ज्यादा होता है। तीसरा, एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी जीत रही है। तो एक तरीके से अगर आज आपको हमारे एक जो पार्टी अभी है सरकार वो नहीं पसंद, तो किसी और को आप लोग चुन लो, है ना। दे गारंटीड राइट्स टू द सिटीजंस व्हाइल इट इज नॉट इन द केस ऑफ अदर गवर्नमेंट। सिर्फ लोकतंत्र ही है जहां पर लोगों के पास राइट्स है, हक है ना। और किसी भी सरकार में, चाहे आप मोनार्की ले लो, डिक्टेटरशिप लिखो, कहीं भी सिटीजंस के पास पावर नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट इज ऑल्सो अलाउड टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार ने गलती की, आपने आज लेट्स से बीजेपी को नहीं चुना अगले इलेक्शन में बोल के कि यार ये सही नहीं किया, तो जब बीजेपी अगली बार आएगी सरकार बनके तो वो सुधर के आएगी, है ना। आप समझ लो, एग्जाम्पल है, मेरे ऊपर भड़को मत, है ना। तो मैं बस ऐसे ही जनरली बोल रही हूँ कि वो सुधारने का मौका मिलता है सरकार को भी, राइट। सच गवर्नमेंट एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वो जो है डेमोक्रेसी में वो ज्यादा उनके साथ टॉलरेंस होती है रादर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, ये आपको याद करना है और आपको देना है। इसमें जो है आपको कुछ टर्म्स भी याद करने हैं, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब जायज गवर्नमेंट है। अगर आज मैं आपकी इंडिया की लीडर बन गई पावर छीन के, तो आप कहोगे ये तो नाजायज है, सही नहीं है, इलेजिटिमेट है। पर डेमोक्रेसी में क्योंकि इलेक्शन से लोग जो है चुन के आते हैं, इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट।
ट्रांसपेरेंट मतलब जब आपको आर पार दिखाई दे। तो सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार में राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, आप सरकार से पूछ सकते हो कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंट है। अकाउंटेबल, आज अगर आपको सरकार कुछ गलत करते हुए दिखाई दे तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो और आप उसे बदल भी सकते हो। तो ये 3 टर्म्स आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपको थोड़ा सा तड़का लग जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। चलो, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, कौन से क्वेश्चन पाए हम, क्वेश्चन 5। What is a political party? What are the various challenges faced by political parties? Again guys, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, हमेशा आता है, हर साल पॉलिटिकल पार्टीज पे 5 मार्कर आता है। ठीक है, आप क्या कहोगे, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक समुदाय होता है, लेट्स से आप और मैं, हम दोनों की सोच एक जैसे, हम कहेंगे यार साथ में पार्टी बनाते हो, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, तो वही है पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब हमारी थिंकिंग एक जैसी है, and come together to contest elections and hold power in the government। जब लोग जो है, जिनकी सेम थिंकिंग है, सेम आइडियोलॉजी है, हम साथ में आए और इलेक्शन कंटेस्ट करें, इलेक्शन लड़े, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्लियर? अब आप क्या कहोगे, पॉलिटिकल पार्टी के काफी ज्यादा चैलेंजेस है ना बच्चों। प्लीज 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये करना, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस पे आते हैं तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी में क्या आप बोलते हो यार पार्टियों में यार एक ही इंसान है, ये राहुल गांधी जी, मोदी जी एक ही इंसान है जो बार बार लीडर बनते हैं, बाकी लोगों का क्या? तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसी भी पार्टी में अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र है ना। एवरी जो मेंबर्स है सारे, जो जैसे मैं पार्टी मेंबर हो सकती हूँ पर मेरे पास कोई पावर नहीं होगी डिसीजन मेकिंग में, सो एवरी मेंबर डज नॉट हैव द पावर इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो हमको भी काफी दिखाई देता है कि बाप है मंत्री तो बेटा भी मंत्री, उसका बेटा भी मंत्री, इसको बोलते हैं डायनेस्टिक। तो जो पावर है वो टॉप लीडर्स के हाथों में ही होती है, बाकी आम आदमी के पास चांस नहीं होता पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का, है ना। सो दीज मेंबर्स में नॉट बी क्वालिफाइड और हैव द एबिलिटी टू होल्ड देयर पोजीशंस, पर उनको पोजीशन क्यों मिली है, क्योंकि वो किसी के बेटे हैं, है ना। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। नो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्शंस में कि पार्टी के पास बहुत पैसा है, बहुत मसल पावर है, मतलब बंदूक की नोक पे वो लोगों से अपने आप को वोट कराते हैं, जो बहुत गलत बात है और वो लोकतंत्र के नेचर को भी खराब करता है। तो मनी इज नीडेड और पैसे की जरूरत भी है। जब आप डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हो, मीटिंग लगा रहे हो, लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा रहे हो, पैसों की जरूरत है। सो ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट टू विन इलेक्शंस। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। अब गाइज अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है ना कि आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी दिखती है, सारे के सारे फल ना अमरूद ही दिख रहे हैं। पहले आम होते थे, अमरूद होता था, ग्रेप्स होते थे, अब सब अमरूद दिख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास आज सिटीजन्स चॉइस नहीं है, हम चाहे एक पार्टी को वोट करें या दूसरे पार्टी को, सड़क तो वही खराब होनी है ना। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम फंडामेंटल इश्यूज एंड दे आर नॉट गिविंग मीनिंगफुल चॉइस टू द सिटीजन्स। ठीक है, सो ये है आपके चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। राइट, 5 क्वेश्चंस हो गए आपके, समझ आ गया गाइज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वाटर स्कार्सिटी? जब पानी की कमी होती है हमारी जिंदगी में, जब हमारे पास इतना पानी नहीं होता कि हम अपने जिंदगी के हर रोज के काम को पूरा कर सके, उसको बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी। कर क्या सकते हैं हम इसके बारे में? वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। अनइक्वल एक्सेस मतलब हमारे पास पानी नहीं है पर कुछ लोगों के पास पानी है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, अपना गार्डन के लिए भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है ना। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, पानी बहुत कम है और हम उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इसके वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है? सबसे पहले होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी लिमिटेड है, पानी के बहुत सारे यूजेस है, चाहे वो कपड़े धोने हैं, फैक्ट्रीज में है, एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर लोग बढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, उनको खाना खिलाना है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज लेड टू वाटर स्कार्सिटी। दूसरा है क्लाइमेट चेंज क्योंकि इतना ज्यादा सॉरी दूसरा है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ जगह बारिश ही नहीं हो रही है, दैट इज़ वाई, जैसे इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही है ना साउथ में, पर नॉर्थ में कितनी ज़्यादा हो रही है।
तीसरा है वाटर पॉल्यूशन, जो हम लोग पानी हमारा आता है रेनफॉल से वो भी खराब हो रहा है, कंटैमिनेट हो रहा है, क्योंकि वो पानी नाली में जा रहा है, वो पानी जो है उसमें इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपनी गंदगी फेंकते हैं ट्रीट करे बिना, उसके वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर? चलो, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? Why is it considered to be the backbone of development? Again, very very important. अच्छा, मैन्युफैक्चर ये भी आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर go hand in hand. Discuss. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो है आई वुड से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, दोनों ठीक से करके जाना। ठीक है, तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब आप रॉ मटेरियल को लेते हो, कॉटन को लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि ये इंडस्ट्री में होता है, इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अगर हम बोले कि आर्थिक तरीके से हम डेवलप कैसे होते हैं देश में, हम कब बोलते हैं कि भैया ये देश डेवलप्ड है? जब उसकी फैक्ट्रीज, जब उसकी इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग हो। क्यों बोलते हैं हम ये बात? क्योंकि इंडस्ट्री के वजह से ही एग्रीकल्चर का उद्धार होता है। देखो, एग्रीकल्चर में अगर आप फार्मर हो, आपके पापा फार्मर है, आप किसी को जानते हो जो फार्मर है, वो बड़ा फार्मर हम तब कहते हैं जब उस पर लैंड बड़ी होती है, उस पर ट्रैक्टर होता है, उस पर अच्छे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होता है, सीड्स होती है। और ये सब चीजें कहाँ बनती है? ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, सीड्स, HYEV सीड्स, ये इंडस्ट्री में बनती है ना। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, दे हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है एग्रीकल्चर में। ठीक है, दूसरी बात जो आप बोल सकते हो कि एक मेजर प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर में है वो क्या है कि बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। तो जब आपकी फैक्ट्री बनती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से उठकर मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में वर्कर की तरह काम करने लगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी देता है आपको इंडस्ट्री। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी हटाता है, इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। इट ऑल्सो ट्राइज टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। जैसे आज अगर आपने झारखंड, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ स्टेट है, वहां पर फैक्ट्री है, वहां पर फैक्ट्री इंडस्ट्री है, पर उनके आने के बाद क्या हुआ है, जो गरीबी है वो हटी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उससे झारखंड जो है बाकी सब स्टेट के मुकाबले अब सामना कर पा रहा है। तो रीजनल डिस्पैरिटी मतलब रीजन में अलग अलग स्टेट जो अलग अलग सिचुएशन में है उसको ऊपर लाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अच्छा, जो भी आप प्रोड्यूस करते हो फैक्ट्री में उसको आप एक्सपोर्ट भी करते हो, बाकी देशों में भी बेचते हो, तो इंडिया में डॉलर्स आते हैं, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, तो इससे भी हमारा काफी ज्यादा उद्धार होता है। राइट, सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश की बैकबोन है। क्लियर? क्वेश्चन 8, Railways still have an edge over roadways still have an edge over railways in India. Support the statement with arguments. Very important. Last year अभी आया भी था एग्जाम में और वापस से आने की संभावना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो आप क्या कहोगे कि बिल्कुल सही बात, जो रोडवेज है वो रेलवे से काफी ज्यादा बेटर है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो देखो सड़क बनाना कॉस्ट इफेक्टिव है ना, सस्ता पड़ता है। रेलवे लाइन बनाना, रेलवे ट्रेन बनाना, ट्रैक बनाना, पेट्रोल, ये सब बहुत महंगा है। दूसरा है कि आप सड़क कहीं भी बना सकते हो, चाहे वो पहाड़ हो, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मतलब पहाड़ हो या फिर नदी के बीच में सड़क बनानी है वो भी आप बना लोगे, पर ट्रेन के ट्रैक को बनाना आसान नहीं है। इसके लिए प्लेन एरिया या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तीसरा है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर कुछ लोग हैं, है ना, अगर कम लोग हैं, 3-4 लोगों को जाना है तो रोड से जाओगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। चौथा है कि रोड से आप डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे कुछ सामान अपने पापा के घर पहुंचाना है जो चेन्नई में है, अगर मैं यहाँ से कार लूँ और पापा के घर पे जाऊँ तो सीधा उनको डोर पे दे सकती हूँ। पर वहीं पर अगर हम रेलवे लाइन के थ्रू भिजवाए तो पहले रेलवे लाइन के स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर वहां पर उतरेगा सामान, फिर वहां पर जाएगा सामान, तो काफी ज्यादा ड्रॉप्स एंड ये सब डिस्टर्बेंसेस होते हैं। राइट? All right, road transport is obviously has a much better infrastructure than the railway transport. Clear? All right, let's come to question number 9.
इन वॉट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है गाँव में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पर लोगों की ज़रूरत 2 लोगों की है काम करने की। तो बाकी लोग जो बेरोजगार है, जिनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जैसे वो साल के बहुत सारे महीने उनके पास काम नहीं होता, तो उनके लिए सरकार ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो। गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, सरकार जो है डैम या कैनाल कंस्ट्रक्ट कर सकती है। अच्छा, डैम बनाएगी तो फार्मर्स के पास पानी आएगा तो वो ज़्यादा खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है। उसके अलावा जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लेबर चाहिए होगा, तो वहाँ पर लोग जो है लग जाएंगे, है ना। दूसरा चीज़ है कि सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन में, रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। और अगेन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी तो फार्मर्स का भी उद्धार होगा, वो अपना सामान मार्केट तक पहुंचा पाएंगे, है ना। फिर आप कहोगे कि गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे छोटे सा शुगर मिल या छोटा सा फैक्ट्री, शुगर मिल हो गया, व्हीट मिल हो गया, ये सब जो है सेटअप कर सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए। फिर वो एजुकेशन में भी फोकस कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर सकता है, जिससे लोगों में स्किल आए, है ना, जैसे कारपेंट्री हो गई, कंप्यूटर हो गया, बेसिक स्किल्स, जिससे लोगों को नौकरी मिले। अर्बन एरियाज में भी टूरिज्म सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि टूरिज्म अगर हमने इंप्रूव किया तो काफ़ी लोगों को नौकरी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। क्लियर? ये याद कर लो, रट लो और चले जाओ, बस रट लो। ऑलराइट, चलो अब हम आते हैं फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? अब क्रेडिट की बात करें तो देयर आर 2 सोर्सेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे बैंक हो गया आपका, इट इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना। यहां पर अगर आप बैंक के पास जाते हो तो एक प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, RBI से रेगुलेटेड है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होता है वो कोई भी हो, जैसे आपने मुझसे पैसे उधार मांगे तो मैं कहूंगी यार मैं तो 12% इंटरेस्ट पे दूंगा, 2 महीने में तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा, और नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर ले लूंगा। RBI मुझे गवर्न नहीं कर रही है, हम दोनों की आपस की बात है ये। अगर मैंने आपको पैसे आपसे लेने के बाद भी आपको मैं टॉर्चर कर रही हूँ तो आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो क्यों है कि सरकार को फॉर्मल ज्यादा से ज्यादा बैंक बढ़ाने चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में बैंक इसलिए बढ़ाने चाहिए क्योंकि बैंक जो है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या देते हैं, वो लोन देते हैं बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो लोग सेविंग ज्यादा कर पाएंगे। जैसे आपने 100 रुपए का लोन लिया, है ना, 100 रुपए के लोन को आपने यूज किया एक फैक्ट्री खड़ी करने में, उससे आपने 200 रुपए कमाए। अब जो 200 रुपए है वो पूरे के पूरे 200 रुपए मनी लेंडर को देने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई रखता है। लेकिन अगर बैंक को अगर आप दोगे सिर्फ 110 रुपए दोगे तो 90 रुपीज आपकी सेविंग्स होगी, उससे आप अपनी जिंदगी बेटर करने की कोशिश में लगाओगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि बैंक हो, क्योंकि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वो आपको डेट ट्रैप से सेव करेगा। इस तरीके का ये जो लोन साइकिल है ना, जो आपका एक क्या बोलते हैं, व्हाट्स द वर्ड, कर्जदार नहीं रहोगे, मतलब आप समझ रहे हो, राइट। इट प्रोवाइड्स चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, उधार, है ना। RBI, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बैंक्स को RBI गवर्न करती है तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से करती है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है। फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो हेल्प करती है आपको लोन लेने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो, जिससे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ईजी होते हैं, मतलब प्रॉपर रूल से होते हैं ना, तो आप इजीली ले भी सकते हो। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में इजी इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं विच हेल्प्स यू आउट। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो आपकी शर्तें हैं वो आपके शायद आपके काम की नहीं होंगी, मतलब आपके अगेंस्ट होंगी, राइट। बोलेगा 1 महीने में देना है, 3 महीने में देना है, right? So those are the important questions that you guys need to do before you give your compartment exam. Guys, all the best. I am sure आप लोग अच्छा करोगे। मैप क्वेश्चन जरूर करके जाना, स्पेशली हिस्ट्री के। सिर्फ हिस्ट्री के मैप क्वेश्चन कर लेना, चाहे ज्योग्राफी के छोड़ दो, है ना। हिस्ट्री के जरूर करके जाना, इजी है, 2 मार्क्स तो आपके जेब में होंगे।
सो दैट इज इट फॉर टुडे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एग्जाम से पहले अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. बाय बाय.